डियर स्टूडेंट, हम संकोण धातु संकुलों के इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा ऑफ ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स में D1 और D9 अवस्था के लिए ऑर्गल ऊर्जा स्तर आरेख के बारे में पढ़ेंगे, जो कि BSc पार्ट 3 इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के सिलेबस में। देखिए बच्चों, इससे पहले हमने संकोण धातु संकुलों के इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा के बारे में आपको पढ़ा था, वही टॉपिक चल रहा है ये। उसमें हमने विभिन्न प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण के बारे में, टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस के बारे में पढ़ा था। सिग्मा टू सिग्मा स्टार, पाई टू पाई स्टार, और नॉन बॉन्डिंग टू सिग्मा स्टार, नॉन बॉन्डिंग टू पाई स्टार, है ना, इसके बारे में पढ़ा था। फिर उसके बाद में हमने संकर्ण धातुओं के रंग के गुण के लिए जो प्रमुख रूप से दो ट्रांजिशंस थे, डी ट्रांजिशन और चार्ज ट्रांसफर ट्रांजिशन, उसके बारे में पढ़ा था। उस चार्ज ट्रांसफर ट्रांजिशंस के अंदर हमने LMCT, लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर, और मेटल टू लिगेंड दूसरा MLCT, मेटल टू लिगेंड चार्ज ट्रांसफर के बारे में पढ़ा था हमने, है ना। फिर हमने इसी क्रम में, इसी टॉपिक्स में हमने जो है ये सिलेक्शन रूल्स फॉर DD ट्रांजिशंस के बारे में पढ़े थे। और इस सिलेक्शन रूल्स फॉर, इसमें स्पिन सिलेक्शन रूल और लॉकआउट सिलेक्शन रूल के बारे में हमने पढ़ा था, ठीक है। फिर हमने इन सिलेक्शन रूल के ब्रेकडाउन्स के बारे में पढ़ा था, ब्रेकडाउन्स ऑफ लॉकआउट सिलेक्शन रूल, ब्रेकडाउन्स ऑफ स्पिन सिलेक्शन रूल्स के बारे में पढ़ा था, ठीक है। और इसी में हमने स्पेक्ट्रोस्कोपिक ग्राउंड स्टेट के बारे में इस टॉपिक्स में हमने पढ़ा है। और उसमें जो है JJ युग्मन, LS कॉपलिंग या RS कॉपलिंग, है ना, इसके बारे में पढ़ा था, ठीक है। और ये हमने इस टॉपिक्स में इन्हीं के बारे में हमने यहाँ पर पढ़ा था, ठीक है। फिर उसके बाद में हमने टर्म सिंबल्स एंड स्पेक्ट्रोस्कोपिक जो है ग्राउंड स्टेट है, पद प्रतीक और स्पेक्ट्रमी निम्नतम अवस्था, इसके बारे में पढ़ा था, है ना, ठीक है। और उसके बाद में हमने स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पढ़ा के बारे में आपको पढ़ा था। और उसी क्रम में हम आज जो है वो कॉम्प्लेक्स या जिनमें मेटल का D1 या D9 विन्यास होता है, उनके लिए ऑर्गल एनर्जी लेवल डायग्राम्स, ऑर्गल ऊर्जा स्तर आरेख के बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे। देखिए बच्चों, ये जो टॉपिक्स है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और ये जो टॉपिक है इसमें बहुत सारी जो है यहाँ पर टर्म्स जो है, सिंबल्स यहाँ पर आएंगे जो आपको समझना है। तो इस टॉपिक में हम वही यहाँ पर पढ़ेंगे। और किन के लिए? जिनके अंदर D1 और D9 कॉन्फ़िगरेशन है। अब दोनों में देखिए सिमिलरिटी क्या है, D1 और D9 में दोनों में सिमिलरिटी है, दोनों में ही अनपेड इलेक्ट्रॉन यहाँ पर एक एक है। ध्यान देना, 9 में भी एक अनपेड इलेक्ट्रॉन है और D9 कॉन्फ़िगरेशन में भी और D1 में। उसके लिए हम ऑर्गल एनर्जी लेवल डायग्राम का जो है अध्ययन इस टॉपिक में करेंगे। देखिए मूलिकन सिंबल्स, देखिए इसको पढ़ने से पहले हम मूलिकन सिंबल्स, मूलिकन प्रतीक यहाँ पर जो है, जो इससे अध्याय में हम खंड में जो है पद प्रतीक और स्पेक्ट्रम निम्नावस्था का अध्ययन कर चुके हैं हम। तो इसमें किसी भी स्वतंत्र धातु आयन से संबंधित विभिन्न पद या टर्म्स की जो डीजेनरेसी समृद्धता क्रिस्टल क्षेत्र के प्रभाव में समाप्त हो जाती है। अब इस श्रेणी में आप देखिए, यहाँ पर देखिए पद अक्षर है SPDF और इसकी समरसता है S के लिए 1 है ना, यहाँ पर दे रखी है। और इसके P के लिए यहाँ पर 3 दे रखी है, D के लिए 5 दे रखी है और F के लिए 7। तो पहले तो आपको समझे, पद अक्षर है हमारा SPDF। तो इसमें समरसता जो है 1 क्यों दिया है, P के अंदर 3 क्यों दिया है, D के अंदर 5 क्यों दिया और F के अंदर 7 क्यों दिया। देखिए S के अंदर एक ही कक्षक होती है, तो यहाँ पर जो समृद्धता है उस कक्षक की नंबर से है। तो S में एक ही कक्षक होती है, इसलिए इसकी समृद्धता है यहाँ पर 1। P के अंदर 3 कक्षक होती है, PX, PY, PZ, इसलिए इसकी समभ्रंशता है 3। और D के अंदर 5 कक्षक होती है, इसलिए DXY, DXZ, DYZ, DX² 2Y², DZ², है ना, और DX² 2Y²। तो इसलिए इसकी समभ्रंशता है 5। और F के लिए कक्षक होती है यहाँ पर 7, इसलिए इसकी समभ्रंशता है यहाँ पर 7। अब देखिए मूलिकन जो सिंबल्स हैं वो 2 कॉम्प्लेक्स ले रहे हैं यहाँ पर। एक अष्टफलकीय क्षेत्र, मोस्टली आप यहाँ पर जो हम डिस्कस करेंगे, चतुष्फलकीय क्षेत्र में नहीं करेंगे, हम मोस्टली यहाँ पर डिस्कस करेंगे
या जिस पर कंसंट्रेट किया जाता है या जिस पर मोस्टली क्वेश्चन पूछा जाता है वो है अष्टफलकीय क्षेत्र। तो देखिए एस के लिए A1G आएगा, पी के लिए T1G आएगा, ये ध्यान रखना आपको, और डी के लिए आपको पता है 2 सेट होते हैं EG एंड T2G आएगा, और एफ के लिए यहाँ पर जो 3 आ रहे हैं A2G प्लस T1G और T2G, ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। ठीक है, समझ में आया आपको बात, ये यहाँ पर ध्यान रखना है। अब देखिए जिस प्रकार से SPD अपकक्षकों की समृद्धता ये या 1 3 5 7 होती है, ऊर्जा उसी के समान कैपिटल SPD के पदों की समृद्धता होती है, और 1 3 5 7 मैंने समझा दिया कक्षकों की संख्या होती है। यहाँ A ये नॉन डिजनरेट पद है, A नॉन अनभ्रष्ट पद मतलब नॉन डिजनरेट पद है। यहां पर E है वो डबल डिजनरेट पद है, मतलब ठीक, और यहां पर जो T है ये ट्रिपल डिजनरेट पद है। तो इसको और मैं आपको ढंग से समझा, A नॉन डिजनरेट का मतलब उसको डिजनरेट नहीं कर सकते, मतलब उसमें एक ही कक्षक है। E है वो डबल डिजनरेट मतलब उसमें 2 कक्षक है, और T यहाँ पर ट्रिपल डिजनरेट, इसका मतलब उसमें कितनी कक्षक है 3। इसलिए यहाँ पर कैपिटल A के लिए नॉन डिजनरेट है, E के लिए डबल डिजनरेट है, और T के लिए ट्रिपल डिजनरेट। जैसे आपने क्रिस्टल फील्ड थ्योरी पढ़ी थी तो उसमें EG सेट डबल डिजनरेट सेट था और T2G सेट ट्रिपल डिजनरेट सेट था। ठीक है, यहाँ पर तो ये चतुष्फल की संरचना में सममित केंद्र नहीं होता, इसलिए G पादांक या सबस्क्रिप्ट नहीं लगाए जाते। जहां पर G जो लगाते हैं वो उसके लिए किसके लिए लगाते हैं, जिसमें सममित केंद्र होते हैं। तो यहाँ पर ऑक्टाहेड्रल में होंगे इसलिए G लगा दिया, और जो टेट्राहेड्रल है उसके अंदर हम G नहीं लगाते। जैसे हमने वहां पर जो डी कक्षा का विभाजन किया तो वहां पर EG और T2G नहीं लिया था, टेट्राहेड्रल में किया था, केवल E और G लिया था। तो G किस में लगाते हैं, जिसमें जो है सेंटर ऑफ सिमेट्री या सममित सिमेट्री सेंटर होते हैं, और टेट्राहेड्रल में होते नहीं है, इसलिए उसमें वहां पर नहीं लगाते। ऑर्गेल ऊर्जा आरेख, अब हम आते हैं ऑर्गेल ऊर्जा आरेख पे। देखिए यहां पर पदों की ऊर्जा E सेंटीमीटर इनवर्स का संबंध क्रिस्टल फेज की प्रवणता DQ सेंटीमीटर इनवर्स के साथ चित्रित करने वाले सह संबंध आरेख को रिलेशंस डायग्राम को ही ऑर्गेल आरेख कहा जाता है। पदों की ऊर्जा का संबंध क्रिस्टल क्षेत्र की प्रवणता DQ के साथ चित्रित करने वाले सह संबंध आरेख को रिलेशन डायग्राम को हम क्या बोलते हैं, ऑर्गेल डायग्राम। या सिंपल भाषा में मैं समझा दूं, ऑर्गेल डायग्राम के अंदर एक तरफ तो है E और दूसरी तरफ क्या है DQ, ये नीचे समझ रहे हो, इसके रिलेशन को ही हम क्या बोलते हैं, ऑर्गेल एनर्जी डायग्राम। ऑर्गेल आरेख सिर्फ किसमें होता है, दुर्बल वीक क्रिस्टल फील्ड के लिए होता है, स्ट्रॉन्ग के लिए यहां पर नहीं है। यह आरेख बहुत सरल होते हैं क्योंकि इनमें सभी पदों को सम्मिलित नहीं किया जाता। यह आरेख सिर्फ उन्हीं पदों को सम्मिलित करता है जिनकी बहुलकता मल्टीप्लिसिटी स्पेक्ट्रम निम्नतम अवस्था में बहुलकता के समान हो। उदाहरण के लिए D2 विन्यास से संबंधित विभिन्न पद निम्न है, जैसे F3 है, D1 है, P3 है, G1 है, S1 है। लेकिन हम जो है किस पद को यहाँ पर लेकिन जैसा D2 विन्यास में स्थायी निम्नतम अवस्था F3 है, क्या है F3। बहुत सारे पद बन रहे हैं लेकिन इसमें कौन सी है, तो ये जो ऑर्गेल डायग्राम में F3 या P3 प्रमुखों का ही विघटन यहाँ पर दर्शाया गया है। ठीक है, तो D2 विन्यास के लिए क्रिस्टल फील्ड से विभिन्न चक्रणों में दर्शाया गया यहाँ पर। तो देखिए F3 लिया, F3 का T1G में, T2G में, A2G में, T1G में, और 3P यहाँ पर हो गया। तो यहाँ पर इस तरीके से इसमें दिखाया गया है। ठीक है, इस आरेख में सभी इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण चक्रण अनुमत होते हैं, मतलब जो अलाउड होते हैं, क्योंकि सभी पदों की बहुलता क्या होती है, समान होती है। चार जैसे D2 विन्यास में 3 चक्रण अनुमत यहाँ पर दिखाए गए। कौन कौन से दिखाए गए हैं इसमें, T1 से T2G ये अलाउड ट्रांजिशन है, T1 से A2G, और T1 से ही कौन से हैं T1G, समझ रहे हो, F से P में गया है ना। तो ये सभी संक्रमण ट्रिपलेट या यह ट्रिपलेट और एरो ट्रिपलेट है।
अतः D2 विन्यास वाले संकुलों में स्पेक्ट्रम में 3 बैंड प्राप्त होंगे। क्यों बैंड प्राप्त होंगे? 3 ट्रांजिशन होंगे, 3 बैंड प्राप्त होंगे। ठीक है, और इस प्रकार स्पष्ट है कि ऑर्गेल आरेख में सिर्फ उच्च और समान बहुलता वाले पदों को सम्मिलित करने का मुख्य आधार चक्रण जो है सलेक्शन नियम है, क्योंकि D2 विन्यास के सभी पदों को सम्मिलित करने पर अनेक चक्रण वर्जित भी संभव है। जैसे यहाँ पर ये 4 जो है अलाउड है ये वाले, और ये 4 बिट है, F3 से D1, F3 से G1 और F3 से S1। तो ये जो है ये ट्रिपलेट तो एकलेट में, ये जो है सिंगलेट में, ये सब यहाँ पर क्या है, ये वर्जित है, मतलब है। अब हम आते हैं D1 और D9 अवस्था के लिए ऑर्गल ऊर्जा स्तर, जो सिंपल है। यहाँ पर देखिए D1 विन्यास वाले अष्टफलिक संकुल का उदाहरण ले लें। यहाँ पर TiH2 का होल 6 + 3। ठीक है, इस संकुल में जो है, इस संकुल इसमें जो प्रतीक पद है इसका वो कैपिटल D2 है। ठीक है, अब कैपिटल D2 पद है तो ये देखिए एक तरफ हमने एनर्जी ली, दूसरी तरफ ली, तो जो D2 है उसका विभाजन हुआ T2G और EG। देख रहे हैं आप, यहाँ देख रहे, तो इस तरीके से यहाँ पर, तो इसमें DQ का चित्र या 4.12 में ये डायग्राम्स बनाया है ना। तो एक तरफ इस 4 फुट डायग्राम में E लिया हमने, एनर्जी लिया, दूसरी तरफ हमने लिया DQ। ठीक है, अब ये जो है इसका जो पद है हमारा, इसमें DQ में, इसमें जब DQ का मान शून्य है अर्थात लिगेंड नहीं है, तो स्वतंत्र धातु आयन में D2 की ऊर्जा को बताता है। लेकिन जब धातु आयन लिगेंड के साथ क्रिस्टल फील्ड प्रयोग होता है तो वैसे ही लिगेंड की प्रबलता के अनुसार DQ का मान बढ़ता है, जिससे स्वतंत्र धातु आयन D2 का 2 पदों स्तर में T2G और EG2 में विघटन हो जाता है, जैसे डायग्राम में बताया यहाँ पर। ठीक है, अब ये ऑर्गल डायग्राम है, ये अष्टफल के क्षेत्र में D1 विन्यास या TiH2 का ये ऑर्गल डायग्राम से यहाँ पर है ना। तो इसमें जो T2G निम्न अवस्था है और EG2 उत्तेजित अवस्था है यहाँ पर एक्साइड। इससे स्पष्ट है कि D2 पद में विभाजन बिल्कुल D कक्षकों का विभाजन जैसा है, जिसमें D कक्षक का अष्टफल के क्षेत्र में T2G EG ऊर्जा स्तरों में विभाजन होता है और क्रिस्टल क्षेत्र की प्रबलता के साथ साथ अर्थात बढ़ते DQ को मान के साथ इन ऊर्जा स्तरों के मध्य ऊर्जा का अंतर भी बढ़ता जाता है। अब यहाँ पर ले रहे हैं हम D9 विन्यास वाले अष्टफली संकुल, और इसका उदाहरण यहाँ पर लिया CuH2 का होल 6 + 2 आयन। तो Cu + 2 आयन का जो विन्यास है D9 है। जब कोई उपकोष आधे से अधिक भरा हो तो हम उसके भरे हुए कक्षकों की तुलना में रिक्त बचे कक्षकों की संख्या के अनुसार संकुल का आरेख की व्याख्या करते हैं। इस प्रकार D9 विन्यास में एक ऐसे पूर्ण भरे हुए सम्मिलित इलेक्ट्रॉन विन्यास को माना जा सकता है, जिसमें एक इलेक्ट्रॉन का स्थान पर एक रिक्ति का वैकेंसी अर्थात छिद्र है। अष्टफलीय क्षेत्र में D कक्षक निम्न ऊर्जा T2G व उच्च ऊर्जा EG कक्षकों में विभाजित होते हैं, अर्थात Cu + 2 का विन्यास T2G 6 EG3 होगा, जबकि Ti + 3 का विन्यास T2 1 और EG 0 होगा। ठीक है, इस प्रकार D1 विन्यास में इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा T2G से कक्षक में होता है, जबकि D9 विन्यास में, ध्यान देना, D9 विन्यास में जो इलेक्ट्रॉन है वो EG स्तर में होता है। ठीक है, अतः D1 विन्यास से इलेक्ट्रॉन का संक्रमण T2G स्तर से EG में होता है, वहीं D9 विन्यास में एक छिद्र का स्थान EG स्तर से कहाँ होता है, T2G स्तर में होता है। ये ध्यान दे लेना। यहाँ पर क्या है कि जो D9 विन्यास है, इस D9 विन्यास का जब हम अवस्था इसकी वही है, D2 है, लेकिन इसमें क्या होगा, जो हमारा एक इलेक्ट्रॉन है, जो अनपेड इलेक्ट्रॉन है, वो किस कक्षक में, EG। तो क्या होगा, ये जो इलेक्ट्रॉन है EG से कहाँ जाएगा, T2G में। डायग्राम उल्टा हो गया बिल्कुल, किससे, हालांकि यहाँ पर D1 विन्यास और D9 का यहाँ पर ध्यान दे लेना, ऑर्गल डायग्राम दे रखा है। तो क्योंकि ये तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन का जो स्थानांतरण जो D1 विन्यास में T2G2 से EG2 में जो हो रहा था वो नहीं होगा। D9 विन्यास में क्या होगा, EG2 से इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहा है, T2G में जा रहा है, और उसके पीछे रीजन है कि D1 विन्यास में इलेक्ट्रॉन T2G कक्षक में था और D9 कॉन्फ़िगरेशन में इलेक्ट्रॉन जो है EG कक्षक में, इसलिए यहाँ पर जो ट्रांजिशन है EG से कहाँ हो रहा है, T2G हो रहा है। ये आपको यहाँ पर समझने वाला, और यहाँ यह दिखाया भी गया, देखिए D9 विन्यास और D1 विन्यास, ये डायग्राम में देखा है, ये 4.14 में।
तो इन विन्यासों में ऑर्गेल ऊर्जा आरेख है। ये देखिए यहाँ पर D1 विन्यास और ये D1 विन्यास और ये इस तरीके से यहाँ पर दिखाया। तो कहने का मतलब यहाँ पर बच्चों ये है कि ये जो है इस तरीके से हम जो है D1 विन्यास और D9 विन्यास के ऑर्गल एनर्जी डायग्राम को समझ सकते हैं। और इसमें जो दिखाया गया है ये ऑर्गल एनर्जी लेवल डायग्राम है, एक पद वगैरह इसके बारे में हम पहले ऐसे पढ़ चुके हैं। तो ये मोस्टली जो है ये क्वेश्चंस आता है D9 विन्यास वाले का और D1 विन्यास वाले का। D9 विन्यास में कॉपर का कॉम्प्लेक्स है और कॉपर +2 का कॉम्प्लेक्स है, और D1 विन्यास में टाइटेनियम का कॉम्प्लेक्स है, Ti+3 का कॉम्प्लेक्स है। और दोनों में ध्यान देना Ti+3 में एक इलेक्ट्रॉन है वो T2g कक्षक में, और जो कॉपर +2 के कॉम्प्लेक्स है उसमें एक इलेक्ट्रॉन है वो Eg कक्षक में, इसलिए दोनों डायग्राम में जो ट्रांजिशन अलग अलग है। तो आई होप आपको समझ में आएगा। थैंक यू। डॉक्टर HS गवर्नमेंट कॉलेज कोटा।